हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। मैं हूं दीक्षांत और आज मैं बात करूंगा 2022 की इटालियन फिल्म हिल ऑफ विजन के बारे में, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप हमारे वीडियोस पर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें एंगेजमेंट नहीं मिलेगा और एंगेजमेंट ना होने की वजह से हमारे वीडियोस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज हमारे वीडियोस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। ये कहानी है साल 1948 की, जब मारियो नाम का इटालियन लड़का अपनी माँ के साथ अमेरिका में रहता था। वो इस बात को लेकर निराश हो गया कि वो इस देश में इटालियन भाषा में बात नहीं कर सकता, मगर उसकी माँ लूसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लूसी अपनी ही दुनिया में गुम रहती है। वो फ्रांस में अपनी पढ़ाई पूरी करके 1943 के इटली में फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। वो खुश थी, मगर अपनी इस लड़ाई का अंजाम नहीं जानती थी। लूसी अमेरिकन थी और मारियो का पिता लुशियानो एक इटालियन जो फासिस्ट सरकार के लिए काम करता था। वो मारियो को एक फासिस्ट बनाना चाहता था और इस बात से लूसी को नफरत थी। इटली में फासिज्म बढ़ता जा रहा था, इसलिए लूसी मारियो को पहाड़ों में बसे एक गांव में ले गई और गांव वालों को कुछ पैसे देकर मारियो को वहीं छोड़कर लूसी को उससे दूर जाना पड़ा। मारियो एक ऐसे घर में रहने लगा जहाँ कई बच्चे मौजूद थे, मगर उसे सिर्फ अपनी माँ के साथ रहना था। मारियो गांव की इस जिंदगी में नई चीजें सीखते सीखते खुशी ढूंढता रहा। मगर कुछ चीजें उसके लिए डरावनी थी। फिर भी वो अपना बचपन उस घर में ठीक तरह बिता पाया, मगर ये खुशी और आराम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। उस गांव पर हमला हो गया और मारियो के दोस्त इस हमले में घायल हो गए। देश में जंग का माहौल शुरू हो गया था और लोग इस बात से नाराज थे। वो लोग लुशियानो को इसके लिए बुरा भला कहने लगे, मगर लुशियानो को कोई फर्क नहीं पड़ा। मारियो को लूसी के साथ साथ लुशियानो को भी अलविदा कहना पड़ा, क्योंकि लुशियानो भी जंग का हिस्सा बन चुका था। वक्त बीतता गया और मारियो को लूसी की कोई खबर नहीं मिली। अब दूसरे बच्चे भी उसे इस बात को लेकर चिढ़ाने लगे, मगर मारियो को यकीन था कि उसकी माँ लौट कर आएगी। एक दिन एक बच्चे ने किसी अनजान आदमी को उस घर में ये कहते सुना कि लूसी को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया था और अब वो एक जर्मन कैंप में कैद है, जो एक तरह से मौत की सजा है। उस बच्चे ने ये बात मारियो से छुपाई, मगर मारियो ने घर में मौजूद दूसरे लोगों की बातें सुन ली और उसे पता चला कि मारियो के उस घर में रहने से दूसरे लोगों को सरकार गिरफ्तार कर सकती है। वो ये भी समझ गया कि उसकी माँ मुसीबत में है, इसलिए घर के बड़ों से छिपकर मारियो अगली सुबह अपने दोस्तों की मदद से उस घर को छोड़कर कहीं और जगह ढूंढने निकल पड़ा। इटली में रहने वाले बच्चों की जिंदगी बदतर होने लगी थी और फासिज्म हर जगह फैल गया था, इसलिए मारियो के लिए पुलिस से बचकर जीना जरूरी था। मगर कई दिनों तक सड़क पर रहने से उसकी हालत बहुत बुरी हो गई और खुशकिस्मती से इजाबेला नाम की एक प्रोस्टिट्यूट की नजर उस पर पड़ी। भूखे मारियो को वो अपने घर ले गई, क्योंकि वो समझ गई कि वो पुलिस से बचना चाहता है, और उसे खाना देकर उसने बताया कि वो ये काम सिर्फ अपनी 7 महीने की बेटी को पालने के लिए कर रही है। मारियो को उस घर में रहने की जगह मिल गई, मगर अगले ही दिन उसके सामने लेवांते नाम का आदमी आया, जो कहने लगा कि वो इसाबेला का दोस्त है और मारियो की मदद से पैसे कमा सकता है। मौका मिलते ही इसाबेला ने मारियो को बताया कि उसे उस आदमी से दूर रहना होगा, और इससे पहले कि वो लौट कर आता, इसाबेला ने मारियो को वहाँ से भगा दिया ताकि वो मारियो की जिंदगी बर्बाद ना कर सके। मारियो को अपनी भलाई के लिए वहाँ से जाना पड़ा और भटकते हुए उसकी नजर एक टूटे फूटे घर में पड़ी। उस घर में टूटे फूटे सामान के अलावा उसकी उम्र की एक लड़की मौजूद थी, जो अपने भाई के साथ वहाँ छिपकर जी रही थी। मारियो ये जानकर हैरान हो गया कि उसके भाई का नाम ही भाई था और उनके माता पिता की मौत हो चुकी थी। वो दोनों मारियो की ही तरह बचने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, इसलिए मारियो ने उन्हें वो खाना दिया जो इसाबेला ने उसे दिया था, और अगले ही दिन से वो तीनों बच्चे मिलकर सड़क पर लोगों से भीख मांगने लगे। मगर भीख मांगकर वो कुछ कमा नहीं पाए, इसलिए उन्हें लोगों का ध्यान भटकाकर उनके पैसे चुराने पड़े।
मारियो उस जगह भी शांति से जी नहीं पाया क्योंकि उसे लूसी के सपने आने लगे और उसने फैसला किया कि वो इस तरह एक जगह बैठकर नहीं जी सकता। उसने अपनी माँ को ढूंढने का फैसला किया और आगे बढ़ा। मगर उसके इन दो नए दोस्तों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और इस सफर पर उसका साथ देने उसके पास आ गए। वो तीनों लूसी को ढूंढने आगे बढ़े और मारियो अपने पिता के घर तक पहुंच गया। उस घर में उसे अपने पिता की गर्लफ्रेंड एना मिली जो उसे पहले तो पहचान नहीं पाई और जब लूसियानो मारियो के सामने आया तो उसे देखकर हैरान हो गया। मारियो चाहता था कि उसके पिता लूसी को बचा ले मगर लूसियानो उसकी मदद करना ही नहीं चाहता था। एना तो फिर भी मारियो और उसके दोस्तों को प्यार से रख रही थी मगर लूसियानो ना तो अपने बेटे की बात सुनना चाहता था और ना ही उसे इस बात की परवाह थी कि लूसी जिंदा है या नहीं। अगले दिन मारियो को पता चला कि उसके पिता की बाइक किसी ने चुरा ली है और ये बात सुनते ही लूसियानो अपना आपा खोकर अपनी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी के पास जाने लगा। लूसियानो को एक बूढ़े आदमी पर चिल्लाते हुए और उसे मारते देख सब डर गए क्योंकि लूसियानो को लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उसका बाइक चुराकर भागा है। किसी तरह एना उसे रोकने में कामयाब हुई। फ्रैंक जानती थी कि उन सब का वहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उसी रात मौका देखकर वो मारियो और अपने भाई के साथ भाग निकली। उन्हें पता चला कि लूसियानो की बाइक कभी चोरी हुई ही नहीं थी और वो शराब पीकर अपनी बाइक कहीं भूल आया था। रात को भी उस इलाके में हमला हो रहा था, इसलिए उन तीनों को छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ी। मगर छुपने से ज्यादा उनके लिए भूख मिटाना जरूरी था और खाना चुराते हुए वो पकड़े गए, जिसके बाद कुछ सिपाही उन्हें अपने साथ ले गए। वो उन तीनों को एक अनाथ आश्रम में ले गए जहाँ उन्हें एक पादरी ने रहने की जगह दी। आश्रम में उन बच्चों का हुलिया तो बदल गया मगर वहाँ काम करने वाले लोग बच्चों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव करते हैं। उस आश्रम में उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है और खाने पीने का सही तरीका भी सिखाया जाता है। मगर ऐसे बर्ताव को देखकर उन बच्चों ने बदला लेने का फैसला कर लिया और एक रात उन्होंने पानी की बाल्टी और तकियों के साथ आश्रम के वार्डन को इतना परेशान किया कि वो बच्चों के साथ की अपनी इस जंग में हार गया। आश्रम के पादरी ने जब ये सब कुछ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वार्डन हमेशा से बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता आया है, इसलिए पहली बार उन बच्चों की मांगे पूरी हुई। मगर बच्चों की शैतानियां खत्म नहीं हुई। एक दिन मारियो दूसरे बच्चों के साथ कन्फेशन के लिए चर्च में गया। तब पादरी को पता चला कि मारियो शराब पीकर वहाँ आया है। उसने उसे सजा तो नहीं दी मगर मारियो को एहसास हुआ कि जो उसने किया गलत था। मारियो और फ्रैंक एक दूसरे को पसंद करने लगे, इसलिए मारियो ने फ्रैंक से कहा कि वो शादी करके जिंदगी भर फ्रैंक के साथ रहना चाहता है। उस आश्रम में भी सब कुछ ठीक चल रहा था और अब पादरी को भी समझ आ गया था कि मारियो को प्यार से चीजें सिखानी होगी। मारियो खुशी खुशी उसकी बातें सुन रहा था मगर ठीक उसी वक्त उस आश्रम पर भी हमला हुआ और हमले में फ्रैंक मारी गई। मारियो फ्रैंक की मौत से इतना ज्यादा दुखी हो गया कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया और कमजोरी की वजह से वो बुरी तरह बीमार हो गया। खाने पीने के साथ साथ उसने बात करना भी बंद कर दिया। मगर एक दिन पादरी उसके सामने उसकी माँ लूसी को लेकर आया। मारियो जिस सफर पर निकला था वो उस सफर की मंजिल पर तो पहुंच गया मगर लूसी के आने से भी उसकी खुशियाँ लौट कर नहीं आई। वक्त बीता और कुछ साल बाद उस देश को छोड़कर और उन परेशानियों को पीछे छोड़कर बहुत मुश्किल से मारियो अपनी माँ के साथ अमेरिका चला गया। अमेरिका में उसे एडवर्ड और उसकी पत्नी सारा मिले जिनके साथ वो रहने वाला था। एडवर्ड उन्हें एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ अलग अलग देशों से अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। मारियो को ये नई जगह और नए लोग अजीब लग रहे थे मगर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका पूरा बचपन परेशानियों में गुजरा था। मारियो का बर्ताव और उसके हाव भाव दूसरों से अलग थे। लूसी को उसकी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी मगर एडवर्ड ने मारियो को बेहतर महसूस कराने की कोशिश शुरू कर दी। लूसी के साथ कंसंट्रेशन कैंप में जो कुछ हुआ उसके बारे में वो मारियो को कुछ बता नहीं पाई और नादान मारियो खुद अपनी फीलिंग्स समझ नहीं पाया। उसके लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक तरीका था, खाना। इसलिए जब भी उसे कुछ महसूस होता वो खाने के बारे में सोचने लगता। मारियो को जल्द ही ये याद दिलाया गया कि जंग अब खत्म हो चुकी है और साथ ही उसे एक स्कूल में भर्ती कर दिया गया। मगर पहले ही दिन से मारियो को एहसास हुआ कि उसे अपनी इटालियन पहचान को पीछे छोड़ना होगा और एक अमेरिकन बनकर रहना होगा। उस स्कूल में अमेरिकन बच्चे मारियो को इटालियन होने की वजह से चिढ़ाने लगे, जिसकी वजह से मारियो को ना तो स्कूल जाने का मन हो रहा था और ना ही किसी से बात करने का। वो पहले कभी स्कूल गया तक नहीं था, इसलिए उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। लूसी समझ नहीं पाई कि आखिर उसे क्या करना चाहिए।
एडवर्ड और सारा उसकी मदद करने की कोशिश करने लगे, मगर वो सब जानते थे कि मारियो अपनी माँ को लेकर वापस इटली जाना चाहता है। लूसी को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा और अपनी और मारियो की भलाई के लिए उसे मारियो को उस घर में छोड़कर फिर एक बार उससे दूर जाना पड़ा। फिर एक बार अपनी माँ को खोकर मारियो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने खाना पीना बंद कर दिया और नींद में वो फ्रैंक को याद करके चीखने लगा। एडवर्ड और सारा ने उसके माता पिता होने की जिम्मेदारी उठा ली और अब वो दोनों मारियो को ठीक करने की कोशिश में लग गए। सारा मारियो को माँ का वो प्यार देने लगी जो प्यार उसे कभी नहीं मिला और इस तरह वो मारियो की जिंदगी नॉर्मल बनाने लगी। मारियो ने उसे फ्रैंक के बारे में बताया और धीरे धीरे मारियो बेहतर होने लगा। उसे लूसी की चिट्ठी भी मिली, मगर चिट्ठी पर कोई एड्रेस नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ के लिए कोई चिट्ठी लिख नहीं पाया। एडवर्ड के साथ वक्त बिताकर वो उसके काम के बारे में सीखने लगा, मगर उसकी सिखाई चीजों का इस्तेमाल उसने स्कूल में बदला लेने के लिए किया। ऐसा करके उसने लड़ाई तो जीत ली, मगर उसे शैतानी के लिए सजा मिली। सजा के तौर पर उसे अब हर रोज स्कूल से घर तक पैदल सफर तय करना पड़ रहा था। कुछ बच्चे इस बात का मजाक भी उड़ाते थे, मगर शैली नाम की लड़की उसे पसंद करने लगी। हर रोज पैदल सफर करके मारियो एक सैनिक की जिंदगी जीने लगा और अब वो पढ़ाई पर भी ध्यान देने लगा। एक दिन लूसी लौट कर आई, मगर उसकी हालत पहले से बदतर नजर आ रही थी। लूसी असल में हॉस्पिटल में थी क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, मगर उसका इलाज नहीं हो पाया और लूसी की हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी। मारियो अपनी माँ को इस तरह देखकर रोता रहा, मगर वो समझ नहीं पाया कि वो लूसी की मदद कैसे करेगा। लूसी अपने पास एक बॉक्स रखती थी जिसमें चिट्ठियाँ और तस्वीरें थी, मगर मारियो उस बॉक्स को कभी खोल नहीं पाया। घर की परेशानियों के अलावा स्कूल में भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे अब भी वो लड़का परेशान कर रहा था और हर बार इस सब के लिए उस लड़के के बजाय सिर्फ मारियो को सजा दी जा रही थी। इस बार उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया और उसे समझाया गया कि अगर उसने जिंदगी में रूल्स फॉलो नहीं किए तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। मारियो का बर्ताव अजीब सा होने लगा और वो बहुत ज्यादा वायलेंट होने लगा, इसलिए एडवर्ड ने उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाने का फैसला किया। मारियो के कुछ टेस्ट्स लेकर और उससे कुछ सवाल पूछकर साइकोलॉजिस्ट को समझ आया कि मारियो बड़े होकर एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जहां वो अकेला हो, सड़क पर जी रहा हो और उसे कोई रूल्स फॉलो ना करने पड़े। उस साइकोलॉजिस्ट ने एडवर्ड से कहा कि जंग के दौरान जो कुछ हुआ उन सारी चीजों की वजह से मारियो के दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसलिए उन्हें मारियो को स्कूल भेजने के बजाय उससे अभी से मजदूरी करवानी चाहिए। ये बात इतनी अजीब थी कि एडवर्ड और सारा भी मारियो के साथ मिलकर उस साइकोलॉजिस्ट का मजाक उड़ाने लगे। वहाँ से निकलते ही सारा मारियो को लेकर स्कूल में गई और प्रिंसिपल से कहने लगी कि उन्हें मारियो को स्कूल में वापस लेना होगा। उसने बताया कि मारियो ने जंग में जो कुछ सहा है वो कोई भी बच्चा सहता तो जिंदा नहीं बच पाता। प्रिंसिपल सारा की बात सुनना ही नहीं चाहता था और उसने मारियो को एक कमजोर बच्चा कह दिया, मगर सारा ये बात सह नहीं पाई। उसने कह दिया कि एक बच्चा जिसने जंग में अकेले खुद को संभाला उस पूरे देश से ज्यादा ताकतवर है जिस देश के स्कूल का प्रिंसिपल एक बच्चे को पढ़ाने की हिम्मत नहीं रख पाता। इस दिन के बाद से मारियो ने एडवर्ड और सारा को सचमुच अपने माता पिता की जगह दे दी और स्कूल में भर्ती होकर उनका बेटा बनकर जीने लगा, मगर उसका बर्ताव अब भी बदला नहीं। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगा और एडवर्ड और सारा को एहसास हुआ कि उसके अंदर छिपे गुस्से को खत्म करने के लिए उन्हें उसका ध्यान स्पोर्ट्स की ओर ढकेलना होगा। धीरे धीरे सारा समझ गई कि मारियो रेसलिंग करना चाहता है और इस तरह उन्हें मारियो को ठीक करने का एक जरिया मिल गया। रेसलिंग की मदद से मारियो डिसिप्लिन सीखने लगा, उसका गुस्सा भी सही जगह बाहर आया, मगर लूसी को समझ आया कि मारियो का ध्यान खेल पर नहीं है। जब लूसी ने मारियो के पास जाकर उसे हिम्मत रखने के लिए कहा, तब मारियो का कॉन्फिडेंस बढ़ा और हारते हारते वो जीत गया। मारियो की जिंदगी में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ लूसी थी और मारियो सिर्फ इसलिए बुरा बर्ताव कर रहा था क्योंकि उसे लूसी के साथ रहने का मौका ही नहीं मिला। ये बात समझ आते ही सब कुछ ठीक हो गया और मारियो के साथ साथ उसके आसपास के लोग भी हमेशा के लिए बदल गए। वो लड़का जो अकेले इटली के सड़क पर भटक रहा था और अपनी माँ के साथ रहने की कोशिश कर रहा था, आगे जाकर एक जाना माना साइंटिस्ट बन गया जिसे साल 2007 में नोबेल प्राइज भी मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।